बंद अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत हम देखते हैं, क्योंकि हमने जाना कि बंद अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक गतिविधियां होती है वो देश तक ही सीमित रहती हैं। बाहर की जो अर्थव्यवस्था यानी अन्य देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसका इससे कोई संबंध नहीं होता है। इस चक्र में हम देख रहे हैं कि पारिवारिक क्षेत्र जो होते हैं वो जो व्यक्तिगत कर के रूप में पैसा देते हैं सरकार को, सरकार उसी कर से मतलब वो सरकार की राजस्व हो जाती है और सरकार उसी कर को एक तो उद्योगों की सहायता में और दूसरा वस्तुओं पर व्यय करता है राज्यकाल में। तो ये जो सहायता प्राप्त होती है उद्योगों को, उससे ये उत्पादन क्षेत्र जो होते हैं वो अपना कार्य करते हैं और ये जो उत्पादन क्षेत्र होते हैं वहां पर जो उत्पादन होता है वो जो राशियां होती है वो पूंजी बाजार में आती है, ये उत्पादन क्षेत्र में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो पारिवारिक बचत होती है, पारिवारिक क्षेत्र से जो पारिवारिक बचत होती है वो पूंजी बाजार में आ जाती है और पूंजी बाजार से विनियोग के रूप में ये उत्पादन के क्षेत्र में फिर से चली जाती है। एक चीज हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि पारिवारिक क्षेत्र से जो उत्पादन के साधनों को के रूप में परिवार को जो आय होती है, बाद में वही आय बचत के रूप में फिर से उत्पादन के क्षेत्र में चली जाती है। एक चक्र हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार जो कर के रूप में राशि प्राप्त करती है उसको पारिवारिक क्षेत्र में सेवाओं पर व्यय करती है और आय का हस्तांतरण करती है। जो पारिवारिक क्षेत्र होते हैं उन्हीं से प्राप्त राशि को बचत के रूप में फिर से वो पूंजी बाजार में विनियोजित कर देते हैं, यानी घूम फिर कर फिर से जो वही धनराशि होती है वापस पारिवारिक क्षेत्र से सरकार और फिर उत्पादन क्षेत्र और फिर उत्पादन क्षेत्र से सरकार और फिर पारिवारिक क्षेत्र में पहुंच जाती है। तो आपने देखा कि बंद अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है। अब अगर हम बात करें खुली अर्थव्यवस्था की, तो जिस तरह से बंद अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्षेत्र होता है वो केवल देश की औद्योगिक इकाइयों तक सीमित कर दिया जाता है, बाहरी इकाइयों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। इसका जस्ट अपोजिट जो है वो खुली अर्थव्यवस्था है। यानी यहाँ पर अगर हम कुछ बिंदुओं के आधार पर देखें तो इसको हम और अधिक अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ जो होता है खुली अर्थव्यवस्था में वो आय का चक्रीय प्रवाह जो होता है वो विदेशी व्यापार से इसका संबंध होता है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं वो केवल एक देश तक सीमित न रहकर पूरे विश्व में फैली हुई होती हैं। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है वो भी काफ़ी विस्तृत होता है। तीसरा एक बिंदु यहाँ पर ये कहता है कि प्रत्येक देश जो है वो दूसरे देश से व्यापार के माध्यम से एक संबंध बनाए रखता है और साथ में जो आय का प्रवाह होता है वो कुछ घटकों को अपने अंतर्गत शामिल करता है। तो यहाँ पर आय के जो चक्रीय प्रवाह है उसमें उसके 5 घटक होते हैं, जिनमें से 4 घटक तो वही होंगे जो बंद अर्थव्यवस्था में हमने देखे थे। एक जो घटक है वो यहाँ पर नया इंक्लूड हो जाता है। आइए देखते हैं 5 घटक में पांचों कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि परिवार, दूसरा उत्पादन क्षेत्र, तीसरा सरकार, चौथा पूंजी बाजार और पांचवा जो है वो शेष विश्व। तो पहले के जो 4 घटक है वो तो हमने देखा कि बंद अर्थव्यवस्था में भी वो कार्य कर रहे थे। नया जो यहाँ पर जुड़ा वो हुआ शेष विश्व, क्योंकि यहाँ हम खुली अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं और यहाँ जो व्यवसाय या व्यापार हो रहा है उसमें देश की औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ विदेशी इकाइयाँ भी शामिल हैं। अब यहाँ पर अगर हम आय के प्रवाह की बात करें तो जो आय का प्रवाह होता है वो व्यावसायिक फर्मों से शेष विश्व की ओर होता है। दूसरा हम यहाँ एक महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि सरकार विदेशों से ऋण प्राप्त करती भी है और विदेशों को ऋण देती भी है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि पूरे जो देश के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। तो दोनों ही बात यहाँ पर आती है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर देखते हैं कि शेष विश्व से प्राप्त ऋण के रूप में राज्य के लिए जो प्राप्त आय है उसको देश प्राप्त करता भी है
और ऋण के रूप में वो दूसरे देशों को देता भी है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अब इस प्रकार अगर हम बात करें कि ये जो खुली अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर जो आय का प्रवाह है वो देश की सीमा के बाहर भी होता है, लेकिन बंद अर्थव्यवस्था में आपने देखा था कि देश की सीमा के बाहर इस तरह का कोई प्रवाह नहीं होता है। तो वास्तव में खुली अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह की स्थिति क्या होती है, इसे आइए एक चित्र के माध्यम से और अधिक अच्छे से समझते हैं। खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इस डायग्राम के आधार पर हम देख रहे हैं कि पारिवारिक आय क्षेत्र के अंतर्गत जो आय होती है उसमें से जो परिवार की बचत होती है वो पूंजी बाजार में जाती है। पूंजी बाजार में विनियोग के रूप में ये व्यावसायिक क्षेत्र में चली जाती है और व्यावसायिक क्षेत्र में आयात और निर्यात व्यापारों के आधार पर इसमें जो राशि रहती है वो आयात के लिए प्रयोग की जाती है और जब निर्यात किया जाता है तो इसमें से निर्यात से इसको वापस वही धनराशि प्राप्त हो जाती है और जो धनराशि प्राप्त होती है उसी धनराशि से यानी विदेशी मुद्रा से फिर ये आयात का कार्य करता है। तो इस तरह का इसका एक क्रम चलता रहता है। दूसरा हम देखते हैं कि यही जो व्यावसायिक क्षेत्र होते हैं ये उत्पादन के साधनों को जब उनका हिस्सा जो होता है वो भुगतान करते हैं तो उसी हिस्से के रूप में वापस यही जो धनराशि होती है वो पारिवारिक आय क्षेत्र में फिर से चले जाती है और यही पारिवारिक आय क्षेत्र जब उत्पादन के साधनों के रूप में प्राप्त आय को उपभोग पर व्यय करते हैं तो हम देखते हैं कि फिर से वापस यही राशि जो है वो व्यवसायिक क्षेत्र में आ जाती है। सरकार का किस प्रकार से इसमें आय का चक्रीय प्रवाह यहाँ पर अगर हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि सरकार जो है पारिवारिक क्षेत्र से जब पूंजी बाजार में ये राशि आती है तो राज्य की जो बचतें होती है और उद्योगों पर जो कर होते हैं उनके आधार पर वो राशि प्राप्त करती है और इस राशि को फिर वो सेवाओं पर व्यय करती है, हस्तांतरण आय पर व्यय करती है। तो वापस फिर वो धनराशि जो होती है वो घूम फिर कर पारिवारिक आय के रूप में लोगों के पास आ जाती है। दूसरा यहाँ पर एक हम ये भी देख रहे हैं कि जो विदेशी ऋण है, लिया गया विदेशी ऋण है, यहाँ पर सरकार एक बार विदेशी ऋण लेती है और उसी के आधार पर फिर वो विदेशी ऋण का भुगतान भी करती है। तो घूम फिर कर वही जो वित्तीय सहायता है वो एक बार सरकार के पास आती है और फिर उसके पास से चली जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो डायग्राम बताया गया है उसमें खुली अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है और साथ ही यहाँ पर हम ये स्थिति भी देख रहे हैं कि सरकार जो है वो राज्य के लिए प्राप्त आय का देश के अंदर ही उसको खर्च करती है, प्रवाहित करती है, जबकि शेष विश्व को दिए जाने वाले ऋण से आय बाहर की ओर प्रवाहित होता है। खुली और बंद अर्थव्यवस्था के बाद हम एक स्थिति पर पहुंचते हैं जिसे हम कहते हैं साम्य या संतुलन की स्थिति। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ना तो मुद्रा का प्रसार और ना ही संकुचन। हालांकि व्यवहार में ये स्थिति जो है वो बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलती है, लेकिन ये जो स्थिति है ये संतुलन या साम्य की अवस्था कहलाती है। यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है वो ये है कि ये जो स्थिति है जब साम्य की अवस्था आती है तो उसे हम आदर्श निर्यात की एक स्थिति हम यहाँ पर निर्मित होती है, लेकिन वास्तव में क्योंकि हमने देखा कि व्यवहार में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती, इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि लगातार मुद्रा का प्रसार या फिर संकुचन होता रहता है। अब आइए देखते हैं कि मुद्रा के प्रसार का आय के चक्रीय प्रवाह पर क्या असर है। अगर हम बात करें मुद्रा के प्रसार की तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो यहाँ पर आय के चक्रीय प्रवाह में भी उतार चढ़ाव आता है। अगर हम देखें कि मुद्रा का प्रसार क्या है तो हम ऐसी स्थिति को पाते हैं जहाँ पर अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं का उत्पादन होता है वो जो लोगों की आय होती है या हम कह सकते हैं कि जो लोगों के आय में वृद्धि का जो अनुपात होता है उसके अनुपात में ये उत्पादन कम होता है। अब एक ऐसी कंडीशन बनती है यहाँ पर जब लोग अपनी बचतों को बढ़ा देते हैं, व्यय कम करते हैं और बचतों को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर एक अर्थव्यवस्था के सामने एक विकट स्थिति हम कह सकते हैं कि उत्पन्न होती है।
अब यहाँ पर जो आय का चक्रीय प्रवाह होता है, प्रसार होता है, वो बहुत तेज होता है। तो ये जो कंडीशन बनती है मुद्रा के प्रसार के साथ आय के चक्रीय प्रवाह की, वास्तव में ये कैसे होती है, आइए एक रेखा चित्र के माध्यम से इसको और अधिक अच्छे से समझते हैं। मुद्रा प्रसार और आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत हम इस डायग्राम के आधार पर देखते हैं कि उत्पादन के साधनों का जो बाजार है, उत्पादन के साधनों से जो आय होती है वो एक पारिवारिक आय के रूप में उपभोक्ता इकाइयों तक चली जाती है। यानी परिवार की जो आय होती है वही परिवार उपभोक्ता बनकर फिर उसको व्यय करना प्रारंभ करता है, जो उसे आय के रूप में प्राप्त होती है। इस कंडीशन में आय में जब तेजी से वृद्धि होती है तो विनियोग वस्तुओं का जो बाजार होता है वो अधिक वस्तुओं का उत्पादन करता है और उत्पादन की इकाइयां वो प्राप्त करता है। दूसरी कंडीशन में यहीं से जब उसे पारिवारिक आय होती है और उपभोक्ता इकाइयों के अंतर्गत जब उपभोग में वृद्धि होती है, तो एक कंडीशन हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि उत्पादन की इकाइयां जब अधिक बनती है तो उत्पादकों की आय में भी वृद्धि होती है और साथ में जो विनियोग वस्तुओं का जो बाजार होता है वो विस्तृत होता है। तो उत्पादन की इकाइयों से अधिक वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार के साथ साथ विनियोग वस्तुओं का बाजार भी बढ़ता है और इसके आधार पर उपभोग में भी वृद्धि होती है और उपभोक्ता अधिक इकाइयों का प्रयोग करने लगता है। यहाँ पर क्योंकि हम मुद्रा के प्रसार और आय के चक्रीय प्रवाह की बात करते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आय के चक्रीय प्रवाह में उतार चढ़ाव भी होने लगा है। यानी कि मुद्रा प्रसार एक ऐसी स्थिति को बता रहा है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन मुद्रा के चलन एवं आय में वृद्धि से कम अनुपात में होता है। इस स्थिति में जो लोग जो है यानी कि उपभोक्ता जो है वो अपनी आय की तुलना में व्यय अधिक करते हैं, यानी मुद्रा के प्रवाह का आकार बढ़ जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय एवं मूल्य भी बढ़ जाते हैं और अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाती है। मुद्रा प्रसार की स्थिति में आय के चक्रीय प्रवाह की जो गति होती है वो बहुत तेज हो जाती है और यहाँ हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था स्फीति के भंवर में फंस जाती है, जैसे कि हमने इस चित्र में देखा। मुद्रा के प्रसार के बाद मुद्रा के संकुचन में भी आय के चक्रीय प्रवाह की स्थिति कुछ भिन्न होती है। आइए देखते हैं कि मुद्रा के संकुचन में आय का चक्रीय प्रवाह किस तरह से होता है। मुद्रा संकुचन और आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत एक डायग्राम जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उपभोक्ता जो होता है एक परिवार की जो आय होती है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन साधनों का जो बाजार होता है वो उपभोक्ताओं तक पहुंचता है, परिवार के आय के रूप में उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। अगर उपभोक्ताओं के व्यय में कमी होती है तो विनिर्मित वस्तुओं का जो बाजार होता है उनके वस्तुओं के उत्पादन में कमी आती है, यानी कि उत्पादन की कम इकाइयों का निर्माण होता है और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग जो होती है वो कम हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर इस डायग्राम के आधार पर हम ये भी देखते हैं कि विनिर्मित वस्तुओं के बाजार से जब फर्मों की आय में और कमी आती है तो उत्पादन की इकाइयां जो होती है वो उनके मांग में या व्यक्तिगत आय में कमी आ जाती है। इसका सीधा संबंध उत्पादन साधनों के बाजार से होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसी स्थिति जब मुद्रा के मूल्य में वृद्धि एवं वस्तु के एवं सेवाओं के मूल्य में कमी हो जाती है तो मुद्रा के चक्रीय प्रवाह का वेग जो होता है वो कमजोर हो जाता है। इसका एक दुष्परिणाम ये भी होता है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है और अति उत्पादन या बेरोजगारी जैसे समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन में लोगों की बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और मुद्रा का जो चक्रीय प्रवाह होता है वो भी कम हो जाता है। यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बनती है जब प्रभावपूर्ण मांग भी कम हो जाती है और इसके फलस्वरूप उत्पादन के साधनों की मांग कम होने से रोजगार और व्यक्तिगत आय दोनों में गिरावट आ जाती है। आय का चक्रीय प्रवाह अलग अलग रूपों में होता है, अलग अलग स्थितियों पर डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल
क्यों हम इस देखते हैं, क्यों हम बात करते हैं चक्रीय प्रवाह की, क्या महत्व है इसका, क्या अर्थव्यवस्था को इससे कोई लाभ प्राप्त होता है? तो आइए देखते हैं आय के चक्रीय प्रवाह का क्या महत्व है। सबसे पहले हम इसके महत्व के बारे में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना में उपयोगी होता है। हमने देखा कि किस तरह से उत्पादन क्षेत्र का सरकार से, सरकार का परिवार से और फिर से परिवार का उत्पादन क्षेत्र से संबंध होता है। यानी कि जब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय से कनेक्ट होती है। जब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय की क्या स्थिति है, तो वो कहीं ना कहीं उत्पादन क्षेत्रों से कनेक्ट होता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना में ये जो आय का चक्रीय प्रवाह है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, हम इसके महत्व की बात करें तो हम देखते हैं कि मौद्रिक नीतियां जो होती हैं, यानी कि बचत या विनियोग से संबंधित जो नीतियां होती हैं, उसको समझने में भी आय का चक्रीय प्रवाह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि हमने देखा कि चाहे परिवार हो, चाहे औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र हो और चाहे सरकारें हो, तीनों अपनी जो आय है उसको पूरा का पूरा खर्च ना करके बचत के रूप में पूंजी बाजार में विनियोजित करती है। तो यहाँ पर जो इनका लेखा जोखा है, कितना परसेंट बचता है, कितना विनियोजित होता है, इन सब चीज़ों को समझने में भी कहीं ना कहीं आय का जो चक्रीय प्रवाह है वो लाभप्रद होता है। तीसरा, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था ठीक से काम कर रही है या नहीं, अगर ये आय का चक्रीय प्रवाह सही चल रहा है, उत्पादक से जो पैसा उत्पादन के साधनों को जा रहा है, यानी उपभोक्ताओं तक जा रहा है, वापस वो पैसा अगर घूम फिर के उत्पादक के पास आ जा रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक अर्थव्यवस्था चल रही है। और अगर ऐसा नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो किसी समय में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, इसको भी समझने के लिए हम आय के चक्रीय प्रवाह का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही एक बात यहाँ पर यह भी देखने मिलती है कि असंतुलन के कारण क्या हैं। क्यों ऐसे हुआ कि उपभोक्ताओं के पास राशि गई लेकिन बाहर नहीं निकली, वापस वो मार्केट में नहीं आई, या उत्पादन तो हुआ लेकिन उत्पादन के साधनों को उनका प्रतिफल नहीं मिल पाया। क्या कारण है, संतुलन, बैलेंस यहाँ पर क्यों नहीं बन पा रहा है? एक तो ये समझने का प्रयास इसके माध्यम से किया जा सकता है, और दूसरा क्या ये समस्या है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, उसको भी आय के चक्रीय प्रवाह के द्वारा ही आसानी से समझा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो हम ये देखते हैं कि विदेशी व्यापार की क्या स्थिति है, इसके संबंध में भी हम आय के चक्रीय प्रवाह का प्रयोग कर सकते हैं। खुले बाजार की नीति में जब हमने देखा कि जो देश की औद्योगिक इकाइयां हैं उनको हम विदेशों की औद्योगिक इकाइयों से जोड़कर जब हम उनका अध्ययन करते हैं, तो वहां पर जो आयात निर्यात व्यापार है उनका हम भली भांति विश्लेषण कर पाते हैं। तो विदेशी व्यापार की प्रॉपर उस समय क्या स्थिति है, उसको समझने के लिए भी हम आय के चक्रीय प्रवाह का प्रयोग करते हैं। ओवरऑल पूरे अध्याय को अगर हम ध्यान से समझें तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग में हमने जो चैप्टर पढ़ा था, वापस हम वहीं आके रुक गए हैं। हमने देखा कि उत्पादन के जो साधन हैं वो सभी के सभी महत्वपूर्ण है। उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में उनको हम बदले में कुछ प्रतिफल देते हैं। उन साधनों को जो प्रतिफल दिया जाता है वो कहीं ना कहीं वस्तु या सेवाओं या आय के रूप में घूम फिरकर फिर से उत्पादन का जो स्वामी होता है वापस उसी के पास आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आय का जो चक्रीय प्रवाह है वो कभी उत्पादक क्षेत्र, कभी उपभोक्ता, कभी सरकार और कभी पूंजी बाजार, इन चारों के बीच में चक्कर लगाता हुआ नजर आता है।